2014 में आप पे कोई कोई ऐसी कोई खास जिम्मेदारी, क्योंकि 2014 एक इम्पॉर्टेंट फेज बन जाता है। इनफैक्ट वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री का। तो 2014 को आप कैसे देखते हैं? 2014 वास्तव में इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो उसका टर्म था 9 से 14, उसमें उनके अंतर्कलह बहुत थे, बहुत सारे स्कैम्स थे। दूसरी तरफ पार्टी ने ये तय किया और पार्टी को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम अपने लीडर बनाएं, उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ें जिसका एक कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि आपने ये इतना बड़ा फेज देखा है, आपने 10 साल पहले भी देखा है, 4 में आप राजनीति में आ गए थे, 14 के अंदर आपने परिवर्तन देखा। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो वास्तविक परिवर्तन, ग्राउंड पे परिवर्तन दिखना शुरू हुआ, वो 17 के बाद दिखना शुरू हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा काम किया गया। यहाँ लोगों को आने में डर लगना बंद हुआ, बिजली सप्लाई बहुत बेहतर की गई, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर की गई, लोन दिलाने में मदद की। सर, आपकी राज्यसभा की जर्नी क्या रही? आप राज्यसभा कैसे पहुंचे? 2018 में राज्यसभा का चुनाव था। क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा था और ईश्वर की कृपा हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं का मुझे स्नेह मिला। कि 2014 से पहले कि इलेक्शंस के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा कास्ट को, कि इस जाति के इतने वोट हैं, इस खंड के इतने वोट हैं, इस बिरादरी के इतने वोट हैं। माननीय मोदी जी ने ये जो कास्ट की लाइन है, इसको समाप्त करने का काम किया है। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने रिज़ाइन दिया तो मेरे मिनिस्टर ने मुझे बुलवाया, तो उन्होंने कहा भाई आज तक जो मेरे पास सिफारिशें आई हैं, ये लोग मुझसे मिलते हैं, वो नौकरी के लिए मिलते हैं। ये पहला केस है जब आप कह रहे हैं कि साहब मेरा रेजिग्नेशन जल्दी एक्सेप्ट कर दीजिए। Namaskar, hello, welcome to another podcast recording with me, Arjun Singh Kadyan. I have the good fortune of having with me राज्य सभा के से पूर्व सांसद श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। सर से मुलाकात तो रिसेंट हुई, पर सर के काम के बारे में और फिर उनके कार्यकाल के बारे में आज हम अच्छा कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, जैसे ही हम एक बार कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, मैं जानना चाह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम राज्यसभा कोई सांसद बनते हैं हमारे पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ट्रेडिशन है कि राज्यसभा के अंदर लंबे कार्यकाल के बाद व्यक्ति पहुंचता है। तो आपकी जर्नी क्या रही है? आप कैसे पार्टी के अंदर शुरुआत किए? व्हाट हैज़ बीन योर स्टोरी इज व्हाट आई वांट टू नो। देखिए, जनरली जो उत्तर प्रदेश में वैसे परिवार हैं, बनिया परिवार जिनको बोला जाता है, वो बाई बर्थ संघ और भाजपा से प्रभावित होते हैं और यही मेरे साथ भी हुआ। बचपन से संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया और जब पढ़ते थे तब भी शाखाओं में जाते थे। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया, तो उस समय मेरी शाखाएं ज़रूर नहीं मैं कर पाया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा मैं गवर्नमेंट जॉब में आया और फिर मुझे लगा कि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में बीजेपी में आया और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए बहुत सारी फाउंडेशंस थी। फिर मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैंने अपने संस्थान शुरू किए। एंड देन आई बिकेम वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द बीजेपी और पार्टी के ग्राउंड लेवल से लेके टॉप तक जितने भी कार्यक्रम थे सब में पार्टिसिपेट करना, जितने भी बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे उसमें कैसे काम करना है, क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे सक्सेसफुल हो कार्यक्रम, वो सबकी प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारे काम मैंने किए। तो संघ की शाखा, आपको अगर आपको याद हो, पहली बार संघ की शाखा आपने कौन से सन में या कौन से उस फेज में लगाई थी? आई थिंक इट वाज 74, 75। वेरी मच इनटू इमरजेंसी। यस, इमरजेंसी केम लेटर। फिर शाखाएं बंद हो गई। जो हमारे मुख्य शिक्षक थे या जो वहाँ मुख्य लोग थे, उन सबको इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मेरा होम टाउन है, लक्सर है। उस समय तो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर था, अब डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है और अब उत्तराखंड में है। बट मैं तो गाज़ियाबाद में लगभग 40 साल से मैं गाज़ियाबाद में हूँ।
तो आपने जो पहली शाखा लगाई थी वो वहीं लगाई थी? पहली शाखा में मैं गया तो वहीं पे गया मैं। अच्छा, और उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पर उसमें? वो तो सभी शाखाएँ बंद हो गई थी संघ की, जितनी भी थी, जितने भी मुख्य लोग थे वो सब जेलों में बंद कर दिए गए थे। मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में उससे बड़ा कलंक कभी हो नहीं सकता। अखबारों पे भी सब पे बैन था, केवल जो थोड़ी बहुत ही न्यूज़ मिल पाती थी फेयर, वो बीबीसी से ही मिल पाती थी। जो हिंदुस्तान में तो उस समय केवल रेडियो ही एक माध्यम था, टीवी था नहीं। तो रेडियो पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो बीबीसी एकमात्र ऐसी न्यूज़ एजेंसी थी जिसको हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। और न्यूज़ आनी है तो सब लोग बहुत ही अलर्ट मोड में कि क्या कह रही है रेडियो हमारी, उसको सुनते थे। तो आपके पेरेंट्स का भी या माता-पिता भी संघ से जुड़े हुए थे? सभी लोग सभी लोग संघ से सभी जुड़े लोग, हुए। हाँ। तो उस टाइम के इमरजेंसी के टाइम की मैं इमेजिन करता हूँ आप टीनेज में ही होंगे या नहीं, मैं टीनेज के तो अंदर होंगे? मैंने अपना जो 10th पास किया वो 76 में पास किया। हुँ, हुँ। तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था। लेकिन मुझे याद है कि किस तरह से उस समय सभी लोगों को कर दिया था, बड़ा दहशत का माहौल था। तो ये सब चीज़ें तो याद क्योंकि हैं। वो एक रिफ्लेक्शन होता है ना कि एक बढ़ते हुए वो फेज़ ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि आप सब चीज़ों को धीरे-धीरे देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं हाँ, एंड फिर मैं उसका मुझे बहुत वो रहा, एक छाप रही उस घटना की। लेकिन उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, बीजेपी तो नहीं थी, जी, बीजेपी का तो उदय 80 में हुआ, चूँकि जब जनता पार्टी बनी तो जनसंघ भी उसी में विलय हुआ। विलय हो गया बाद था। में फिर सब हुआ, एवरीबॉडी नोज़ कि क्या रहा, कैसे रहा। इंदिरा जी दोबारा आईं, संघ ने भी काम करना शुरू किया और बीजेपी ने भी काम करना शुरू किया और 1985 में तो कुल 2 ही सीट थी। बट वो जर्नी बहुत शानदार रही। हम उसके बाद लगातार बढ़ते रहे और अभी तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 303 हमारी 305 हो गई हैं अब तो एमपीज़ हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में भी लगभग पूर्ण बहुमत की ओर हैं और अनेकों अनेक राज्यों में हमारी सरकारें हैं। पर सर ये 1980s का जो दौर है, आप पॉलिटिक्स में संघ में तो आप अपना काम कर रहे थे देश के लिए, जो भी हो सकता था, सोशल एस्पेक्ट से लगे हुए थे काम में, पर राजनैतिक दृष्टि से या पॉलिटिकल एंगल से आप कब सोशल और पब्लिक लाइफ में घुसे? नहीं, देखिए, जब मैंने जनरली जो एक मध्य वर्गीय परिवार होता है तो उसमें कोई भी हुआ युवा वो पढ़े फिर नौकरी करे या व्यापार करे। मैंने नौकरी करना शुरू किया, फिर 2004 में मैंने देखा कि नौकरी में रहते हुए आप राजनीति नहीं कर सकते, तो मैंने 2004 में रिज़ाइन किया, फिर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। उसके बाद 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलसी इलेक्शन लड़ा शिक्षक से, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल चुनाव है और जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ा, आज वो स्वर्ग में हैं। 48 साल 48 ईयर्स कंटिन्यूअस वो एमएलसी रहे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की कोई सोचता नहीं था और वो बहुत कम मार्जिन से मुझसे जीत पाए थे। उसी के बाद बीजेपी को भी लगा, प्रदेश को, कि ये चुनाव हम लड़के जीत सकते हैं और उसके बाद 2020-21 में जो शिक्षक और ग्रेजुएट का चुनाव हुआ, उसमें पार्टी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट उतारे और मैं 18 में चूँकि एमपी बन गया था तो मैं पार्टी में एक्टिव था। तो 20 के जो शिक्षक का जो प्रकोष्ठ का जो चुनाव था, शिक्षक कोटे से जो एमएलसी बनते थे, उसका मैं प्रभारी था और हमने फिर उस व्यक्ति को जो 48 वर्ष एमएलसी रहा, उसको हमने चुनाव में हराया। हाँ, तो सर 2004 में फेज़ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2004 के अंदर एक इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था। वाजपेयी जी की सरकार पे हर किसी को उम्मीद थी कि वाजपेयी जी की सरकार वापस आएगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 वर्ष हैं 2000 से 2004 के या फिर 1998 से भी हम 2004 का अगर कार्यकाल लें, तो उस समय में क्योंकि आप उस वक़्त जॉब में भी थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे एंड धीरे-धीरे अपनी जर्नी आप सोशल लाइफ़ के अंदर, पब्लिक लाइफ़ के अंदर भी बना रहे थे।
उस फेज में कोई ऐसे इम्प्रेशंस हैं आपके दिमाग में जिन्होंने आप पे कितना अच्छा प्रभाव किया हो, जिस वजह से आप इस डायरेक्शन में और आगे बढ़े, तेजी से बढ़े? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, जनता की सेवा करनी है, कुछ बदलाव करना है, तो आपको बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उसी को अगर आप ध्यान रखें तो मैंने वही काम किया और मैंने राजनीति शुरू करी और 2004 में जो मैंने जर्नी शुरू करी, 2018 में मैं राज्यसभा में आया, 2014 में मैंने बताया जैसे मैं एमएलसी लड़ा, तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा और बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के ऐसे रहे जिनमें मैं एक्टिव था और मुझे उसका अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा एप्रिसिएशन भी मिला। ऐसे अर्ली फेज में कोई मेंटोर्स मिल गए थे आपको? जैसे आजकल जो यंग पॉलिटिशियंस बनना चाह रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति हो। देखिए, बीजेपी की कार्य पद्धति और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी कार्य पद्धति अलग है। बीजेपी में जब काम करते हैं ना आप, तो हर व्यक्ति आपका मेंटोर हो जाता है। यहाँ वो जो ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, वो नहीं। क्योंकि यहाँ तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आज एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, कल को पार्टी को अगर लगा तो उसको प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देखिए हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं, एबीवीपी से साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सब लोग जानते हैं कि दिल्ली ऑफिस पे किस प्रकार का उनका जीवन था, सादगी से भरा था, सबको मॉर्निंग में उठ के चाय पिलाते थे। उस समय कौन व्यक्ति कह सकता था कि वो देश के प्रधानमंत्री होंगे? तो यहाँ जो संघ की बैकग्राउंड है, बीजेपी में जो चिंतन मंथन है, वो कार्यकर्ता का निर्माण बहुत अच्छे से करता है और हमारी पद्धति ये है कि कोई भी व्यक्ति को हम इस प्रकार से तैयार करें कि उसको जो भी दायित्व मिले वो अच्छे से निर्वाह करे। कुछ लोग बहुत अच्छा निर्वाह कर पाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाते, वो मीडियोकर रह जाते हैं। जो कम कर पाते हैं वो फिर जिला स्तर पे काम करते हैं। तो आपकी जितनी क्षमताएं हैं उस हिसाब से आपको पार्टी दायित्व देती रहती है। ठीक सर। पर उस दौर में क्योंकि पार्टी बड़ी स्विफ्टली ग्रो कर रही थी, 20 साल के अंदर, 1990 से शुरुआत करें तो 2000 तक 20 वर्षों के अंदर पार्टी ने एक बहुत बड़ा फिलिप लिया था, बहुत बड़ा एक जंप था। मैं ये अच्छे से समझता हूँ कि पार्टी का एक काम करने का तरीका है, पर उस समय की ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी किस्से हैं, कोई इंटरेक्शन आपका चाहे वाजपेयी जी से या किसी तरह का इंप्रेशन आपके मन में रहा हो जिस वजह से आप? नहीं, मेरा वाजपेयी जी से तो सीधे इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी आदरणीय जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे, आदरणीय कलराज मिश्रा जी रहे, इन सब लोगों से, आदरणीय लालजी टंडन रहे, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्तंभ थे, उन सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। और ये आपने अपना पॉलिटिकल बेस जो था वो आपने इसी क्षेत्र को बनाए रखा तभी से, या आपके अलग अलग जगह कहीं कहीं प्रवास लग रहे थे उस वक्त? नहीं देखिए, मेरा बेस तो गाज़ियाबाद ही रहा, लेकिन पार्टी तो हर जगह आपको भेजती है। जैसे कहीं भी चुनाव होगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ हम लोग काम करते हैं जाके। तो प्रवास तो पार्टी में एक रेगुलर प्रक्रिया है। शायद मुझे लगता है जितना प्रवास बीजेपी में नेताओं का होता है, इतना किसी पार्टी में और नहीं होता। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई ब्रेक नहीं होता। आप 24/7 365 डेज काम कर रहे होते, देयर इज नेवर अ लीव। तो वही मेरे ख्याल से एक ट्रेडिशन रहा हुआ है पार्टी का। हमारे यहाँ क्या है, इतना अच्छा निर्माण है कार्यकर्ता का कि वो छुट्टी में एंजॉय नहीं करता, वो काम करने में एंजॉय करता है। और ये स्थिति जब होती है तो मुझे लगता है आइडियल और बेस्ट सिचुएशन है। यही बात अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिल गेट्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो बिल गेट्स ने पूछा था कि आप एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं? वो कहते मेरी आदत ऐसी होगी कि तो काम में एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो 2014 में आप पे कोई ऐसी कोई खास जिम्मेवारी, क्योंकि 2014 एक इम्पॉर्टेंट फेज बन जाता है, इनफैक्ट वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंडिया की। तो 2014 को आप कैसे देखते हैं?
2014 का साल, क्योंकि 10 साल हो गए हम 24 में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। आई थिंक 10 साल एक बड़ा गैप हो जाता है जिसमें आप एक अच्छा एनालिसिस कर पाएँ। देखिए 2014 वास्तव में इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो सेकंड जो उसका टर्म था 9 से 14, उसमें उनके अंतर्कलह बहुत थे, बहुत सारे स्कैम्स थे और हिंदुस्तान की जनता उन स्कैम से, उन जितने भी घोटाले थे उससे ऊब चुकी थी। दूसरी तरफ पार्टी ने ये तय किया और पार्टी को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम अपने लीडर बनाएं, उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ें जिसका एक कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो माननीय मोदी जी का मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। स्वयं सेवक रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी ईमानदारी के लिए आप बचपन से अब तक पूरी बातें जो भी हैं सबके सामने हैं, जो उनको सैलरी मिलती है वो भी बांट देते हैं। तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तय हुआ, जो गोवा में अधिवेशन हुआ। माननीय राजनाथ जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित भी हैं वो भी कभी ये नहीं कहते थे कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, लेकिन देश की जनता को मैं नमन करता हूँ, उन्होंने स्पष्ट जनादेश दिया और जनता भी तब तक ये महसूस करने लगी थी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट है, सरकारें उसमें काम नहीं कर पाती, उनका अधिकांश समय किसको मनाओ किसको रूठा है ये सब देखने में लगता है। तो 2014 में स्पष्ट बहुमत मिला और फिर तो पूरी दुनिया के सामने है किस प्रकार माननीय मोदी जी ने दिन रात काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, 4 करोड़ लोगों को घर मिल गया जो उनके जीवन का एक सपना हुआ करता था, आयुष्मान कार्ड मिले, महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिले, शौचालय मिले। आज एयरपोर्ट्स की संख्या आप देखिए दुगने से ज़्यादा हो गई, 4 से अगर 14 की तुलना करें, मेडिकल कॉलेज की तुलना करें तो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना अच्छा हो गया है। मुझे याद है अगर मेरठ जाना होता था तो 2 सवा 2 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर मेक इन इंडिया, शुरू में लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, आज धीरे धीरे उसके बहुत ही सुखद और अच्छे परिणाम आने लगे हैं। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है 10वीं 11वीं से। आने वाले समय में जिस तरह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे दुनिया की। और जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, आने वाले समय में बहुत जॉब्स भी होंगे और जो हमारी वित्तीय स्थिति है वो बहुत मजबूत होगी। और आज जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, आप देखिए कितने सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, उसका भी एक्चुअल लाभ मिलना शुरू होगा। आज यूपीआई के माध्यम से आप यूरोप घूमने जाते हैं तो आपको डॉलर या यूरो खरीदने की ज़रूरत मिनिमम रह गई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं और देश की जनता इसकी सराहना कर रही है। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, आप देखिए खेलो इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये ऐसी स्कीमें लाई गई, टैलेंट हंट माध्यम से खिलाड़ियों को आगे लाया गया एंड ऑल टाइम हाई ओलंपिक के मेडल्स आए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे ओलंपिक हो, सब में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा किया। और अगर आप लास्ट ओलंपिक देखें तो उसमें हम लोगों ने उन खेलों में ज़्यादा मेडल्स लिए जिनमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो हमारे एक्सपेक्टेड प्लेयर्स थे उनकी शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने एनालिसिस किया उनके खेल को और उसको कैसे एनकाउंटर करना है वो सीखा, लेकिन नए नए खिलाड़ी आए और भारत की ऑल टाइम, कोई सोच सकता था कि सेंचुरी से ज़्यादा भारत के पदक हो जाएंगे। तो ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूनिकॉर्न अपने आप में हिस्ट्री है कि इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में हैं, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया।
आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत के जो युवा हैं काम कर रहे हैं और कितनी कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई हैं। सब सारी बात सही, पर आप ये बताइए कि क्योंकि आपने ये इतना बड़ा फेज देखा है, आपने 10 साल पहले भी देखे हैं, 4 में आप राजनीति में आ गए थे, 14 के अंदर आपने परिवर्तन देखा, और 4 से पहले आपका संघ में भी आपका काम रहा है, आपने गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी काम देखा है। ग्राउंड पर, क्योंकि ये बातें, ये मैट्रिक्स देश के बहुत लोगों को इससे रिलेट कर पाते हैं, बट ग्राउंड पर क्योंकि आपने ये परिवर्तन होते हुए देखा है, ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी खूबी थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे के पूरे चेंज को रिफ्लेक्ट कर पाए, इसको बना पाए? क्या इससे पहले जो लोग थे उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, या वो सोच नहीं थी? कमी कहाँ थी 14 से पहले इस देश के अंदर? अगर आज हम बोलते हैं कि 14 एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना, जिसके बाद भारत जैसे उड़ने लगा, तो उससे पहले का जो फेज़ है उसके अंदर कमियां कहाँ पर थी? देखिए, माननीय मोदी जी की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट कर पाते हैं। जब आप पब्लिक कनेक्ट कर पाते हैं तो पब्लिक आपकी बात सुनती है, और जब पब्लिक को परिणाम मिलने लगते हैं तो वो फिर आइडियल सिचुएशन हो जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो वास्तविक परिवर्तन, ग्राउंड पे परिवर्तन दिखना शुरू हुआ, वो 17 के बाद दिखना शुरू हुआ। 14 से 17 चूँकि अखिलेश जी की सरकार थी, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही यूपी में बीजेपी सरकार बनी, जो यूपी में एक बिजनेसमैन आने से घबराता था कानून व्यवस्था की वजह से, तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा काम किया गया। यहाँ लोगों को आने में डर लगना बंद हुआ, लोगों को लगा उनका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा सेफ है। बिजली सप्लाई बहुत बेहतर की गई, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर की गई, भारत सरकार ने लोन दिलाने में मदद की। तो ये पूरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिससे कि धरातल पर चीज़ें दिखनी शुरू हुई, और ये फिर विन विन सिचुएशन हुई। पब्लिक को मोदी जी पे विश्वास हुआ, मोदी जी का, पार्टी का, और आत्मविश्वास बढ़ा जनता की सेवा के लिए। तो एक पब्लिक कनेक्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बना, एक बना उनका फीडबैक लूप कि Yes. उन्होंने इंश्योर किया और फिर Yes. ओन डिलीवरीज की। Yes. और दूसरी चीज डबल इंजन की सरकार का जो आइडिया है कि सेंटर में मोदी जी हैं, बिल्कुल स्टेट बिल्कुल में भी भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। पर सर, आपकी राज्यसभा की जर्नी क्या रही? आप राज्यसभा कैसे पहुंचे? मैं 2018 में राज्यसभा का चुनाव था, और चूँकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक है, पार्टी के पास पूरे नंबर ऑफ़ एमएलए जितने रिक्वायर्ड है नहीं थे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा था। तो पार्टी ने देखा कि मैं इस चुनाव को लड़ के जीत सकता हूँ, और ईश्वर की कृपा हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं का मुझे स्नेह मिला, दूसरे दल के नेताओं का भी मुझे आशीर्वाद मिला, और मैंने ये सीट जीती। पर कैसे, कोई ऐसे इनिशियल कोई इंटरेक्शन याद है? वो इलेक्शन वाला जो फेज़ होता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि आप कोई भी चुनाव लड़ने जाते हैं, वो नहीं, जाते तो आप देखिए, जंग सोच कर ही। मुझे उस समय जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनका आशीर्वाद मिला, उन्हीं के द्वारा मुझे टिकट दिया गया था, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया। रोज़ मेरी बात होती थी, वार्ता होती थी, कहाँ क्या बात करनी है। जैसे मुझे याद है, हमारे एक एलाइड पार्टनर थे, ओम प्रकाश राजभर जी, उस समय उनके 4 एमएलए थे, लेकिन वो थोड़ा सा असंतुष्ट थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको दिल्ली बुलाया, उनसे व्यक्तिगत बात करी। कुछ और ऐसे एमएलएज थे जो दूसरी पार्टियों में अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एमपी के लिए व्यक्तिगत बात करे। फिर हमारे श्रीमान पीयूष गोयल जी, जो उस समय मंत्री थे, वो पूरा 8 दिन कैंप किए लखनऊ आके। माननीय योगी जी का मुझे साथ मिला। उस समय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका मुझे बहुत साथ मिला। श्रीमान सुनील बंसल जी हमारे महामंत्री संगठन थे, डे टू डे मुझे फीडबैक दिया और मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया।
और उन्होंने बताया कैसे कैसे लोगों से कनेक्ट करो, कैसे लोगों से जाके मिलो। तो ये सब हुआ और मैं फिर राज्यसभा में चुना गया। तो ये अपने कार्यकाल में आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर कमेटी की मीटिंग्स जो होती हैं उसके अंदर कोई डिस्कशंस हो, आपको उसके बारे में भी जानने का बहुत क्लोजली मौका मिला होगा, क्योंकि एक तो होता है कि पॉलिटिकल साइड से आप चीज़ों को देखते हैं और एक होता है आप सरकार के अंदर चीज़ को देख रहे होते हैं। आपने गवर्नमेंट सर्विस के एस्पेक्ट्स को तो देख लिया था, नाउ दैट यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। मुझे लगता है जो मेरा गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत काम आया। हाउ टू डील पब्लिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, लोगों से मिलना, कैसे बात करनी है। फिर मैं जब एमपी बना मैंने देखा कि भाई रूटीन काम तो हो ही रहा है। मैंने एक प्रोग्राम करना शुरू किया, राइज इन उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के सपोर्ट से। क्या क्या नीतियां हैं भारत सरकार की, क्या क्या नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं हर साल गाज़ियाबाद में, बहुत अच्छे उसमें आते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, सब लोग रहते हैं। और उसमें हम एक काम और विशेष रूप से करते हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे स्कूलों के आते हैं 11, 12, 10th, उसमें हम फोकस करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, उनको लाते हैं। उनका जैसे एक हैप्पी डे का कॉन्सेप्ट है कि उनको लाया, उनको बढ़िया खाना खिलाया, उनको गिफ्ट दिए, उनको जो जैसे हमारे झूले लगाते हैं उस पर वो झूलते हैं, गेम्स खेलते हैं, और सरकार ने क्या किया वो उनको बताते हैं। तो वो एक बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। मैंने माननीय मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनको मैंने बताया, वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। फिर मैं लास्ट जो मेरा प्रोग्राम हुआ उसकी मैं उनको बुकलेट देने गया, तो उन्होंने मुझसे कहा एक कार्यक्रम और करो आप अपने यहाँ कॉलेजेस में। एक हम लोग कार्यक्रम करते हैं ए डे इन यूनिवर्सिटी, तो उसमें हमारे जो माननीय राजीव चंद्रशेखर जी हैं वो आए, बच्चों से इंटरेक्ट किया, और हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, फार्मेसी स्टूडेंट थे, क्या आज देश में चल रहा है, वो बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था। वो एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहता है, मिनिस्टर आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। माननीय मोदी जी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये रही, इन्होंने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया। जो मुझे लगता है पूर्व में एक स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ रहता था कि किसी तरह से एग्ज़ाम पास करो, वो थ्योरी से हटके हमने काम किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उनको रियल नॉलेज, वर्किंग नॉलेज, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपना व्यापार आगे बढ़ाएं, एक नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले कैसे बने। तो वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हुआ। मैंने माननीय मोदी जी से फिर मुलाकात करके उन्हें बताया, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को इतना अच्छा एहसास कराते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे आपके लेवल पे आके बात करते हैं, आपको ये नहीं महसूस होने देते कि आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। तो उससे क्या होता है, आप उनसे दिल खोल के बात कर पाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद मैंने एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ रोजगार मेले का, तो मैंने गाज़ियाबाद में रोजगार मेला किया। अपने यहाँ जो हमारा इंस्टीट्यूट्स हैं, HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें लगभग 2500 के लगभग युवाओं को रोजगार दिया गया। उसमें श्रीमान केशव मौर्य जी जो हमारे डिप्टी CM हैं यूपी के, पीयूष गोयल साहब हमारे मिनिस्टर हैं, वो आए, और हमने उसमें जो एक काम मेन किया, हमने जितने भी सेलेक्ट हुए युवा या युवतियाँ, ऑन द स्पॉट उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। नहीं तो क्या होता है कि इमेज ये है कि साहब रोजगार मेले में हो गया, बात खत्म हो गई, जिस तरह से बोलते हैं कि MOU साइन हो गया। हाँ, वो एक कंसेप्ट रहता है। तो हमने ऑन द स्पॉट कराए और वी एंश्योर्ड कि उनकी ज्वाइनिंग भी हो।
फिर उसका पूरा बुकलेट बनाया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही जो मेरे लिए शायद पूरे जीवन प्रेरणा रहेगी, कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये उन विरोधी दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कहते हैं हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं हैं। फिर मैंने वो उसका एक और बड़े कार्यक्रम, चूँकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, फिर मैंने काशी में एक रोजगार मेले का आयोजन किया, सांसद रोजगार मेला काशी, वाराणसी में 9 से 12 दिसंबर था ये। अभी बीती 9 से 12? हाँ, लास्ट दिसंबर। और उसमें यू विल नॉट बिलीव 11,707 11,707 युवा युवतियों का सिलेक्शन हुआ और हमने पूरी बुकलेट बनाई जिनका सिलेक्शन हुआ। उसमें लगभग 266 कंपनियां थी, उनके नाम हमने उस बुकलेट में दिए। जिनका सिलेक्शन हुआ उनका नाम, उनका एड्रेस विद मोबाइल नंबर। चूँकि ये नंबर इतना अच्छा था, कोई भी आदमी हमारी उपलब्धि पे क्वेश्चन मार्क कर सकता था, तो मैंने उसमें मोबाइल के साथ दिया, सो दैट एनीबडी कैन वेरीफाई यस इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो वो एक मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, जहाँ मैं पार्टी की अच्छे से सेवा कर पाया, युवाओं को अपने साथ कनेक्ट कर पाया। और इस तरह के कार्यक्रम हम लोग जारी रखेंगे। और इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे, जैसे लगभग 18,000 के लगभग एनरोलमेंट हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो हुए तो लगभग 12,000, 6,000 नहीं हुए। उनके लिए भी हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी तो आचार संहिता है जी। हम उनके लिए, जो जिस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड में उसकी नौकरी लगते लगते रह गई, उस फील्ड में उसका स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किलिंग कराएंगे, उनको उस जॉब के लिए फिट करेंगे, उनका दोबारा इंटरव्यू करके उनको हम दोबारा जॉब दिलवाएंगे। तो ये एक काम मुझे लगता है, मेरी ये बहुत संतुष्टि हुई कि मैं इतने सारे लोगों को जॉब दिला पाया। सर, आपने जो बातें बताई उसे वैसे तो 3 प्रश्न आते हैं, पर क्योंकि अभी आपने जॉब्स की बात की है, मैं अभी कुछ एक लॉन्ग एसे लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं आर्ग्यू ये कर रहा हूँ कि 2014 से पहले, या अंटिल वेरी रिसेंटली ऑल्सो आई वुड से, कि इलेक्शंस के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा कास्ट को, कि इस जाति के इतने वोट हैं, इस खंड के इतने वोट हैं, इस बिरादरी के इतने वोट हैं, उस बेसिस पर जो पार्टी हो गया, या पार्टी ना हो तो मीडिया हो गया, या फिर अदर जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो उस बेसिस पे आंकलन किया करते थे कि चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। अब एक नई क्लास डेवलप हो गई है, वो है लाभार्थियों की क्लास, कि ये लिस्ट ऑफ लोग हैं जिनके घर प्रधानमंत्री जी के इंटेंशन से लेकर, उनके काम से लेकर, उसकी वजह से ये बेनिफिशरीज हैं। फिर पानी पहुंचा, ये बेनिफिशरीज हैं। बिजली पहुंची, ये बेनिफिशरीज हैं। वैसे रोजगार मिला, ये एक बेनिफिशरीज है। तो बेनिफिशरीज का एक बहुत मेजर इस देश में क्लास जनरेट हुआ है, जो पहले नहीं था। अगर आप जिस समय पर आप सर्विस में थे और पार्टी को सिर्फ 10 साल ही हुए थे, उसी दौर का किस्सा है जब राजीव गांधी बोला करते थे कि यहाँ से हम इतना पैसा भेजते हैं और पहुँचता नहीं है। इंस्टेड पुट इट ऑन कॉन्ट्रास्ट कि अराउंड 30 ईयर्स लेटर हम यहाँ पर खड़े हैं कि इस देश के अंदर लोग ऐसे खड़े हैं जो ये गिनवा सकते हैं कि हमने सरकार की इस परियोजना का हमने यहाँ पर फ़ायदा उठाया। कि अगर हम गाज़ियाबाद में हैं, इंटरव्यू के लिए जब मैं आपके पास आ रहा था, हमने जो हाईवे लिया वो किलोमीटर्स के हिसाब से इतना मेजर डिस्टेंस है, और उस हाईवे पे पहुंचते ही, उस हाईवे पे चढ़ते ही आपको ऐसा लगता है 10-15 मिनट के अंदर आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये आइडिया, ये इमेजिनेशन, ये कितनी बड़ी चीज़ है जो अचीव हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। इनफैक्ट इसी से कल शाम एक छोटा कहीं क्लिप देखा था जिसके अंदर एक कोई यूट्यूबर है, अच्छे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उनके, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कोई ऐसी बात बोली थी कि हाईवेज वगैरह क्यों होने चाहिए, देश में बहुत हाईवेज हैं। ये भूल गए कि हाईवेज ही तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसको लाइफ लाइन है, इकोनॉमी की लाइफ लाइन है कि वहाँ से हुआ।
तो ये सारे का सारे एक लाभार्थी का एक नया क्लास है, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, आप इसके थोड़ा सा पीछे जाइए। जातिवादी व्यवस्था क्या थी? लोगों को ये लगता था मैं अपने जाति के आदमी के पास जाऊंगा तो उससे कनेक्ट बेहतर कर लूंगा, वो मुझे कुछ फ़ायदा देगा, मुझे सोशली सपोर्ट करेगा, मेरी जाति का लीडर, देन अदर कास्ट लीडर मेरी मदद करेगा, मुझे नौकरी दिलाएगा। तो वो भी उसके बैक ऑफ द माइंड क्या था? लाभ था कि मैं अपने जाति के आदमी से ये लाभ लूंगा। तो वो अपने जाति के आदमी से कनेक्ट करता था, दूसरे से नहीं करता। माननीय मोदी जी ने ये जो कास्ट की लाइन है इसको समाप्त करने का काम किया है, जो मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने कहा कि आपका जो वेल विशर है सबसे बड़ा आपकी जाति नहीं है, आपकी सरकार है। किसी जातिवादी वाले ने बहुत मदद की होगी, 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए दिए होंगे। सरकार ने आपको घर दे दिया जो आपके लिए ड्रीम था, तो वो उसमें अपना लाभ देख रहा है, वो माननीय मोदी जी से कनेक्ट कर रहा है, तो उसने जाति व्यवस्था को छोड़ दिया, वो सरकार के साथ जुड़ा। जिस माता ने, बहन ने अपनी आंखें चूल्हा फूंक फूंक के खराब की, तो उसके लिए तो वो जाति अच्छी हो गई ना। वो जाति जिसने उस को गैस का कनेक्शन दिया, वो जाति छोड़ देगी। ऐसे ही पानी मिला, ये सब जो चीजें हैं ये ही जातिवादिता को तोड़ सकती हैं। और अल्टीमेटली जो ये सब व्यवस्थाएं हुई, इससे गरीब बाहर निकला ना गरीबी की रेखा से। पहले उसका एस्पिरेशन क्या था? मकान हो। जब उसको मकान मिल गया तो उसका एस्पिरेशन क्या है कि मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। तो वो टीवी खरीद रहा है, तो वो फ्रिज खरीद रहा है, बेहतर कपड़े पहन रहा है। उससे फिर पूरी इकोनॉमिक चेन बढ़ रही है, कपड़ा की इंडस्ट्री भी बढ़ी, टीवी इंडस्ट्री भी बढ़ी। तो ये एक विशेष सर्किल है। एक इकोनॉमिक वो है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 रुपये लगाते हैं तो वो 180 टाइम्स जो है मल्टीपल होता है, उसका विशेष सर्किल जो चलता है। और अगर आप ऐसे ही केवल पैसा दे देते हैं तो इट कम्स डाउन टू 80 पैसा। तो माननीय मोदी जी ने इस देश को समझा, लोगों को सपोर्ट किया, हेल्प की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। और जो इस मानसिकता के लोग हैं कि हाईवेज की आवश्यकता क्या है, वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। एक समय था जब लालू जी बिहार में कहा करते थे कि अच्छी सड़कों की कहाँ आवश्यकता है, अफसरों की गाड़ी दौड़ेंगे, तुम्हारी थोड़ा ही। आज उस लॉजिक को कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हम भी गाड़ी खरीदेंगे, हम भी गाड़ी में चलेंगे। तो आज जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी के को जिस बात का क्रेडिट जाएगा वो ये है कि वो जो फेज था उनके ग्रोथ का, जिसमें वो संघ के साथ जुड़े थे, फिर उसके बाद संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस देश को बहुत अच्छे ढंग से समझा है और लोगों को अच्छे से समझा। यस यस, दैट इज ट्रू। एंड व्हेन ही केम टू पावर, उन्होंने वो सारी लर्निंग्स हैं, वो सारी इम्प्लीमेंट कर दी। यस सर, आपने एंटरप्रेन्योरियल और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात की। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, आज तो कई लोग छोड़ देते हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस में, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। आपने उस फेज में छोड़ी है जिस वजह से, जिस फेज के अंदर बहुत लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि मैं बता रहा हूँ, जब मैंने रिजाइन दिया तो मेरे मिनिस्टर ने मुझे बुलवाया, तो उन्होंने कहा भाई आज तक जो मेरे पास सिफारिशें आई हैं, ये लोग मुझसे मिलते हैं, वो नौकरी के लिए मिलते हैं। ये पहला केस है जब आप कह रहे हैं कि साहब मेरा रेजिग्नेशन जल्दी एक्सेप्ट कर दीजिए। इट वॉज ए रियली रेयर थिंग। लेकिन मैं अगर समझता हूँ आज, इफ आई लुक बैक, अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में ही रहता तो एक दिन रिटायर हो जाते और कुछ नहीं मेरा कंट्रीब्यूशन होता है।
आज मेरे संस्थान में लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। उसमें पीएचडीज भी हैं, मास्टर्स डिग्री वाले भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, और 5000 बच्चों को मैं बेहतर एजुकेशन दे रहा हूँ। उसका जो एक संतोष होता है ना आपको, दैट यू कैन नॉट डिफाइन। पर ये मोटिवेशन कहाँ से आएगी सर? Was it from within or was it an economic opportunity? नहीं, it was both. It was both. It was within also and it was I saw कि भाई ये अब जो देश आगे बढ़ रहा है इसमें हमको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर हर व्यक्ति इस दौड़ का हिस्सा बनेगा तो कंट्री और बेहतर होगा। इस देश का जो आम नागरिक है बहुत मेहनती है, बहुत संघर्ष करता है वो। आप देखिए आफ्टर कोविड जहाँ पूरी दुनिया में महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी दिक्कतें हैं, रिसेशंस आ गए थे, इकोनॉमिक रिसेशंस। हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ 7% से ऊपर का ग्रोथ है। क्यों है? सरकार की बेहतर नीति और लोगों को मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें जब मिली हैं तो देश ग्रो कर रहा है। क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली प्राइम मिनिस्टर को देखा है, इसलिए आपसे पूछना वाजिब है कि प्राइम मिनिस्टर क्या अपने आप को, आपका रिफ्लेक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री देखते हैं या प्रधान सेवक देखते हैं या एक परिवार के बड़े बूढ़े की तरह देखते हैं? आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, जहाँ से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ एक ताऊ का, दादा का या परिवार के अंदर जो बड़े व्यक्ति हैं उनकी बात समझना, उन्होंने जो बोल दिया वही बात होती थी। तो क्या किसी मायने में वो प्रधान सेवक से एक परिवार, एक बड़ा परिवार जो देश है उसके प्रधान की तरह एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको टैंजिबल चीज़ें दे रहे हैं, वो आपको इनटैंजिबल भी चीज़ें दे रहे हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आज युवा के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मिडिल एज के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो बड़ी एक इनटैंजिबल चीज़ होती है। बट वो इनटैंजिबल चीज़ आ रही है प्राइम मिनिस्टर के वर्ड से। अगर पासपोर्ट की ताकत, इंडेक्स तो एक ही है, वो पासपोर्ट की ताकत आप कैसे जज करते हैं? पासपोर्ट की ताकत तो यही है कि डायस्पोरा कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, राइट। या आप किस कॉन्फिडेंस से अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इसे, प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक या परिवार के बड़े के रूप में? देखिए, उनकी जो मुझे लगता है सबसे बड़ी क्वालिटी है, जहाँ जिस रोल की आवश्यकता होती है वो उस रोल में रहते हैं। जब वो विदेशी मंचों पर जाते हैं तो एक विश्वमित्र की जो भारत की एक इमेज है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा संकल्प है, उसके तरह से बिहेव करते हैं। आज दुनिया के जितने भी देश हैं वो भारत को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, और कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले भारतीय वहाँ जाके मदद करते हैं। आप देखिए टर्की इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। टर्की दोस्त किया था हमने, उससे पहले टर्की का भारत के प्रति क्या रवैया था, उसके बाद वहाँ के लोगों का जो भारतीयों के प्रति एक व्यवहार आया, उनकी जो सोच आई, उसने वहाँ की सरकार की भी सोच बदली। हिंदुस्तान में अब आप आइए, कभी आपने सोचा था कि यूट्यूबर इन्फ्लुएंस से प्रधानमंत्री बात करेंगे? कुछ दिन पहले गेमर्स से बात की। गेमर्स से बात की, मैं उसी पे आने वाला था, है ना। तो वो अपने आप को जिस रोल में उनको होना चाहिए उस रोल में रहते हैं। समटाइम्स ही बिहेव वेरी फ्रेंडली, जब उनको लगता है मुझे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। समटाइम्स ही बिहेव्स लाइक ए एल्डरली, जब उनको हमको बताना है कि भाई कैसे हमें करना है। तो उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, ही चेंजेस हिज रोल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द टाइम। प्रधान सेवक तो हैं ही हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं। भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मुझे लगता है जितना उन्होंने समझा है और जितना उनसे वो काम ले रहे हैं, शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर पूर्व में ले पाया हो।
तो वहाँ एज प्राइम मिनिस्टर बात करनी है उन्हें उस तरह भी बात करते हैं, जनता के प्रधान सेवक हैं उस तरह से भी बिहेव करते हैं, पार्टी में एक गाइड की तरह रहते हैं वो भी बात करते हैं। इस एज पे इतना मेहनत कोई सोच नहीं सकता। डेली आज आप देखिए 3 से 4 रैलीज, रोड शो और कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर, 2 से 4 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल, और वो अपने एक एक व्यक्ति को याद रखते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, हरियाणा में जो व्यक्ति, जब वो हरियाणा में संगठन में काम करते थे, जो उनको खाना खिलाता था उससे गले मिले, उसके साथ बैठे। तो आज प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनको वो भी याद है। तो उनकी जो, और वो ये उनकी खासियत ये है सर कि एक तो वो उन सारी जगहों को जहाँ जहाँ पर रहे हैं, जिन जिन लोगों से उनका संपर्क रहा है, उनके साथ अभी भी वो संपर्क में है। इस बात से जो आपने कही ना, वो एक किस्सा याद आता है। मैं पंचकुला में, हमारा 7 सेक्टर में घर है, उस घर से साइड में एक पार्क है, और पार्क के आगे कॉर्नर में मेरे ख्याल से महावीर जी हैं, उनका घर हुआ करता था। तो पंचकुला में जब प्रधानमंत्री जी उस समय संगठन मंत्री की दृष्टि से वहाँ पर काम कर रहे थे, तब वो वहाँ पर आ करते थे। तो वो परिवार जो है वो आज भी बेहोल्डन है यस, कि राखी के लिए उन परिवार से लेडीज आती हैं, उनके हाथ में राखी बांधती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का ओहदा अगर मिल गया, या पहले तो मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री, मैंने वही कहा ना, जहाँ जिस रोल की आवश्यकता है वो उस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की भी बात की, आपने बीच में एजुकेशन के कुछ पहलुओं को भी छुआ, आपने ये भी बताया कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर लगभग 500 लोग एम्प्लॉयड हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर, क्योंकि आपने एजुकेशन वाला जो फील्ड है वो आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, उसके अंदर काम किया है, समझा है, उसके अंदर परिवर्तन होता हुआ देखा है आपने, और परिवर्तन के एक इम्पॉर्टेंट एक्टिंग एजेंट भी हैं आप। 10 वर्षों के अंदर शिक्षा के ऊपर कोई बदलाव आया है? शिक्षा का दृष्टिकोण बदला है? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की हम बात करते हैं, क्या इसका धरातल पर कोई इफेक्टिवनेस दिख रही है, या 10 साल के अंदर क्या बदलाव आया है तुलना में कि पिछले, उससे पहले 65 वर्ष कैसे थे? देखिए, आप अगर हिंदुस्तानी एजुकेशन को देखें तो हमारा सिस्टम तो गुरुकुल का सिस्टम था, और जो भारत की बहुत बड़ी ताकत थी, और ब्रिटिशर्स ने ये फील किया कि जब तक हम भारतीय संस्कृति को और इस शिक्षा व्यवस्था को अपने के हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। और उन्होंने लॉर्ड मैकाले को भेजा, और लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान में पूरी शिक्षा नीति बनाई, और वो शिक्षा नीति ऐसी थी जो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाती थी, वो केवल बाबू बनाती थी, जिसकी उनको आवश्यकता थी। अंग्रेज का कंसेप्ट क्या था? रूलर और शासक और बड़े अफसर वो हों, क्लर्क्स और पियोन हम लोग काम करें। तो उन्होंने उस तरह से शिक्षा नीति बनाई, और उसी सिस्टम पे हमारा काम चलता रहा। बीच में 1-2 बार चेंजेस हुए, बट कोई भी मेजर चेंजेस नहीं हुए, मेजर रिफॉर्म्स नहीं हुए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का एरा शुरू हुआ। उन्होंने पूरा मूल जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको चेंजेस किया, और वर्तमान सरकार की जो सबसे बड़ी जो खूबी है, जो फीडबैक सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो एक बेसिक ड्राफ्ट बना शिक्षा नीति का, मैं उससे जुड़ा हुआ रहा हूँ, उसको पब्लिक डोमेन में डाला, पब्लिक से उसमें आपत्ति मांगी गई, पब्लिक ने आपत्तियाँ सुझाव दिए, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, मैराथन और बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग्स हुई, और फिर एक नया शिक्षा नीति आई। जो नई शिक्षा नीति की जो खूबी ये है, वो ये है कि जितना आप पढ़े उतना आपको सर्टिफिकेशन हो, जिससे स्किल डेवलपमेंट है, ये भी एक उसी का पार्ट में मानता हूँ। पहले क्या होता था, भारतीय बहुत अच्छा मैसन था, बहुत अच्छा कारपेंटर था,
विदेश में जा रहा था, उसकी क्या खूबी है यही पता नहीं थी, तो वो जितना उसको मिलना चाहिए थी पे उतनी नहीं मिलती। स्किलिंग हुई, उसकी ग्रेडिंग हुई, अब उसको अकॉर्डिंगली तनख्वाह मिलना शुरू हुई। सेम थिंग इन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे एक बच्चे ने 12th पास किया, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में आया, अगर वो किसी भी कारण से 3 वर्ष पास करके और चौथा साल पास नहीं कर पाया तो हिज स्टेटस इज ओनली 12th पास। 3 साल पढ़ा, उसकी नॉलेज तो आई ना, वो वेस्ट हो जाता था। अभी क्या है, उसमें आपको ग्रेडिंग कर दिया है, उसके मार्क्स शुरू हो गए हैं, तो हर लेवल पे है। जैसे आपने 1 साल किया तो सर्टिफिकेट मिला, फिर आपने ज़्यादा पढ़ा 2 साल किए तो आपको डिप्लोमा मिला। तो जितना आपने पढ़ा उतने ग्रेड्स आपको मिल गए, अकॉर्डिंगली आपको वो मिले। इसमें हमने बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स जोड़े हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ ले जाता है, जो पब्लिक लाइफ में आपको रिक्वायर्ड है, डे टू डे वर्किंग में रिक्वायर्ड है, कैसे आप आगे बढ़ें। अगर आप पुराना देखें 2014 से पहले 20 साल से सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं था। जो 20 साल पहले सिलेबस था वही चलता चला आ रहा था। आज इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए एडवांस है, वो इमीडिएट इनकॉर्पोरेट हो रहा है। सिलेबस आपका डेली चेंज हो रहा है। आज न केवल स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ रहा है, टीचर्स को भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि नया टॉपिक अगर कोई भी जुड़ा है तो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। पुराने लोग क्या थे, इसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ लिया वो उससे आगे की सोच ही नहीं रखते थे और उन्हें लगता था जो उन्होंने कर लिया वो सफिशिएंट है। तो नई शिक्षा नीति एक ऐसी है जो आपकी रीजनिंग पावर को बढ़ाती है, आपकी स्किलिंग पावर को बढ़ाती है। आप जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर होते हैं, ये एक मेन खूबी है। सर एजुकेशन की बात कर दी हमने, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ जो हुई है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट था राम रथ यात्रा। तो श्री राम मंदिर मूवमेंट जो है, जन्मभूमि मूवमेंट जो है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा। प्रधानमंत्री जी के लिए काशी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा। धर्म को आप कहाँ देखते हैं? क्या 2014 का जो चुनाव था वो हिंदू धर्म के क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था? हिंदू धर्म, फेथ, फिलॉसफी उसके दम पर लड़ा गया था, या सिर्फ गुड गवर्नेंस का आइडिया था? नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। 2004 में तो हमारी सीटें घटी, 2009 में और घटी, और जो राम मूवमेंट शुरू हुआ वो तो शुरू हुआ 90 के आसपास, तो वो तो इम्पैक्ट बढ़ना चाहिए था, घटा क्यों? जी। आज भी आप देखिए, माननीय मोदी जी जहां आस्था का प्रश्न है उसको वो किसी की भी छेड़ते नहीं हैं। क्या उनका संकल्प है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, गरीब सिख को भी मिला, गरीब ईसाई को भी मिला। इसी तरह आयुष्मान कार्ड सबको मिले। हमारा जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, आप अपने धर्म के हिसाब से काम करिए, आप अपने धर्म में आस्था रखिए, हम अपने धर्म में, आप हमारे धर्म का सम्मान करिए, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। तो इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और हिंदुस्तान सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहेगा। मैं आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ, कोई इसकी जो वो है, जो इसका बेसिक है, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। केवल अंतर क्या आया है, जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन थी लोगों की, स्पेशली जो लेफ्टिस्ट ने बनाई, वो डेफिनेशन ही गलत थी। आज राम मंदिर बना, सब खुश हैं, बगल में मस्जिद भी बन सकती है ना, क्यों नहीं बना रहे उस धर्म के लोग? जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें बगल में जमीन उनको भी दी गई है, राम मंदिर में सरकारी पैसा तो नहीं लगा, वो लोग भी बनाए, कौन मना कर रहा है?
आज अगर आप देखें दंगे खत्म हो गए, किसका फायदा हुआ? जो गरीब लोग रोज कमाते थे, खाते थे, उनका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, ना हम ला रहे। सबकी अपनी अपनी आस्था है। धर्म है क्या? आपका पूजा पद्धति करने का एक तरीका है, मेरा पूजा पद्धति करने का तरीका। सर, एक और प्रश्न है कि क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और जब राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ऐसे लोग थे इस देश के अंदर जो बोलते थे कि वहाँ पर जो जिस पे कंटेस्ट चल रहा था कि वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं, वहाँ पर हम हॉस्पिटल बनाएं, इस तरह की बात चल रही थी। 2014 की जो जीत है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रधानमंत्री जी के लिए काफ़ी क्लोज है वो सब्जेक्ट, क्योंकि 30 वर्ष उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट में भाग लिया और उससे पहले भी इन्वॉल्व थे संघ की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से। और फिर कैसे हमने उन्होंने मिशन लिया और उन्होंने अपने कार्यकाल में उसे पूरा भी किया। सिमिलरली काशी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनकी जर्नी के लिए कि कैसे 2014 के अंदर उन्होंने काशी को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चूज़ किया और फिर वो करने के बाद लोगों ने इतना अच्छा वोट देकर उन्हें भारी मत से जीत दिलाई। और फिर आगे आगे हम देखते हैं कि इस जीत के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। तो रिलीजन या हिंदू फेथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में, कॉन्वर्सेशन में, मैनिफेस्टो के अंदर या किसी तरह वर्किंग के अंदर हिंदू फेथ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। आपको क्या लगता है कि फेथ की जगह कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के अंदर? क्या 2014 का जो चुनाव है वो गुड गवर्नेंस पे लड़ा गया था या फिर वो हिंदू फेथ के दम पे लड़ा गया था? या आपको लगता है कि 2024 के अंदर, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद उसका हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन या किसी ना किसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसे बैलेंस करते हैं और किस तरह टिल्टेड है धर्म का मुद्दा? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस देश में जो भी इस देश के नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म के नागरिक हों, मानने वाले हों, उनकी किसी भी धर्म में आस्था हो, वो सब भारत के नागरिक हैं और उन सबके सहयोग के बिना भारत को जो 2047 में माननीय मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत बनाना, वो संभव नहीं। उनका बड़ा स्पष्ट है, सबको अपना अपना काम करना है और सब देशवासी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। हिंदू धर्म के मानने वालों की अपनी आस्थाएं हैं, मुस्लिम धर्म के मानने वालों की अपनी आस्था है, इसी तरह सिख ईसाई। सबको अपने अपने पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करने की छूट है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, हम भी आपके धर्म का सम्मान करें, आप भी हमारे धर्म का सम्मान करिए। जहां तक राम जन्मभूमि के प्रश्न है, इसका स्टेटस एक आम मंदिर से अलग है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और ये तो स्पष्ट हो गया कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में भी स्पष्ट हो गया है कि कहाँ मंदिर बनना है, कहाँ मस्जिद बननी है। भगवान का मंदिर बन के तैयार हो गया, लोग प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लोग दर्शन कर रहे हैं। उसी के लगी हुई भूमि मस्जिद के लिए है, उस धर्म के मानने वाले वहाँ मस्जिद बनाएं, अपनी पूजा करें। ये धर्म का विषय और देश का विकास अलग अलग है। केवल धर्म से बात करने से काम नहीं चल सकता, लोगों को रोटी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। माननीय मोदी जी का स्पष्ट है, अपने अपने धर्म में अपने अपने पूजा पद्धति से हम लोग काम करें। ये आस्था का विषय है, इसे राजनीति में न लाएं और हम्म। देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करें। सर, एक और प्रश्न है कि 2014 के बाद 2019 में जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2019 में जो 2024 का इलेक्शन है, उसके बाद
बढ़िया सर। उत्तर प्रदेश आपका कार्य क्षेत्र रहा है। गाजियाबाद में, अब सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फैमिली की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने थोड़ी सी शेयर की थी। मैं चाहता हूँ उसको आप बिल्ड करके कि थोड़ा सा अपने परिवार की राजनीतिक इतिहास को बताते हुए योगी जी का क्या प्रभाव रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा से, एक तो ये भी स्टेट माना जाता था कि वहाँ पर कभी सरकारें रिपीट नहीं होती, और फिर वहाँ पर एक तो सरकार रिपीट होती है, उतनी ही ट्रस्ट के साथ रिपीट होती है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो था, इनफैक्ट इस देश के अंदर अलग जो हिंदी हार्टलैंड के जो मुद्दे हैं वो सारे उत्तर प्रदेश से निकलते थे, बट कभी उनका रेजोल्यूशन इनसाइट नहीं फील होता था। पर आज जैसे हम देख रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी वो माना जाता था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चाहे रियल एस्टेट को इन्वेस्ट करना चाहता हो या कोई भी बात हो तो वहीं पर करना है। नोएडा इन कॉन्ट्रास्ट पिछड़ रहा था, या पिछड़ भी क्या रहा था, उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। बट जब से योगी जी आए हैं बाद में, तब से नोएडा की जो ग्रोथ की जो ट्रैजेक्टरी है वो बहुत तेज़ हो गई है, वो बहुत बढ़ गई है। आपने रोजगार मेले की आपने बात की, आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश की बात की। योगी जी का उत्तर प्रदेश में आने से क्या इम्पैक्ट रहा है, वो बदलाव कैसे आ रहा है? क्योंकि हम चुनाव में जाने वाले हैं, 2024 के चुनाव पास हैं। चुनाव के दृष्टि से आपको कैसा लगता है कि यूपी का नतीजा या यूपी किस तरह झुकने वाला है? देखिए, मैं पहले अपने बारे में बताऊं। मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूं, और मेरे बुज़ुर्गों ने अपना जो भी बलिदान या जो भी सहयोग या जो भी उस समय की आवश्यकता थी, उसके हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से देश के लिए सेवा की है। अब उत्तर प्रदेश में हम आते हैं, जो आपका मूल प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जो 12 से 17 या 4 से 7 या और भी जो सरकारें रहीं, 7 से 12 में कुछ बेहतर हुआ, लेकिन 12 से 17 बहुत खराब रहा। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो आपका विकास रुक जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। जो आपने नोएडा और गुड़गांव का कंपैरिजन किया, वो सबके सामने। माननीय योगी जी ने आने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया, वो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया, और वो ग्राउंड पे भी दिख रहा है। उस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा, विकास की दर बेहतर हुई। आज सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, और विश्व की दूसरी, सैमसंग, वो नोएडा में है। इसी प्रकार से बहुत सारा काम हुआ। एक बड़ा मिथ था, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, यूपी में एक मिथ ये था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो कोई मुख्यमंत्री नोएडा विजिट ही नहीं करता था, तो जो अफसर करते थे वो होता रहता था। माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस मिथ को तोड़ा, और कई बार उत्तर प्रदेश में जब भी वेस्टर्न यूपी में आते हैं, नोएडा का भी दौरा जरूर करते हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा, सरकार भी रिपीट हुई। तो सरकार रिपीट होने का जो मुझे लगता है मुख्य कारण, और 2024 में हमारी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है बीजेपी की, उसका ये है कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। और 2024 में आप क्या कहते हैं कि कितनी सीट आ रही है हमें? मुझे लगता है 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको मेरी बात आज हो सकता है थोड़ा सा यकीन करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ। 2019 में राहुल जी यहाँ से चले हारे और चले गए वायनाड। अब सोनिया जी छोड़ के चली गई। अखिलेश जी के परिवार में बहुत बड़ा कलह है, रोज टिकट बदल रहे हैं। हमारी बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरठ 3 बार टिकट बदला, मुरादाबाद में टिकट बदला, मतलब हर जगह वो टिकट ही तय नहीं कर पा रहे। कुछ जगह लोग टिकट लेते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लगता है स्थिति खराब है, वो सरेंडर कर देते हैं, फिर दूसरा ढूंढते हैं। तो जहां लोग टिकट लेने को तैयार नहीं,
वहाँ जीतने की स्थिति कैसे बनेगी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उससे ये परिणाम आप देखिएगा जरूर मिलेगा। तो आपके आकलन में उत्तर प्रदेश में आपने बताया, देश में आपका क्या नंबर है? जो माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, कार्यकर्ता उसको पूरा करने में जुटे हैं। बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आपको और भाजपा परिवार में जितने भी कार्यकर्ता हैं, संगठन में जितने व्यक्ति हैं, सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज इस बड़ी एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर बड़ी सारी और बातें की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। Thank you very much for joining us at the pamphlet. Thank you very much, sir.